Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी बिहार में जातिगत जनगणना 2023। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 68 बीपीएससी पीटी प्लस मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। निबंध के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और निश्चित तौर पे आप इसे एक एक इसके पॉइंट को याद रखें और साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखें। आज की चर्चा में बिहार में जातिगत जनगणना की पृष्ठभूमि देखेंगे, साथ ही साथ इसमें नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, इसके बिहार में जातिगत जनगणना के कितने विषय हैं और साथ ही साथ ये 2 चरणों में संपादित होगी। दोनों चरणों में अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों पर भी हमारी चर्चा होगी और साथ ही जाति आधारित जनगणना की 10 प्रमुख बिंदुओं को भी हम देखेंगे। हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, बिहार में जातिगत जनगणना, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, थोड़ी सी मैं बता दूं, 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना कराई गई, लेकिन ये संपूर्ण भारत के लिए नहीं थी। इस प्रकार से पहली जनगणना 1881 में कराई गई, जो इंटायर भारत के लिए थी, और इसके बाद से ही 10 साल के अंतराल पे जनगणना कराई जा रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि 1881 से ही जाति संबंधित जनगणनाओं के आंकड़े एकत्रित किए गए और इसे प्रकाशित भी किया गया। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 1931 तक जनगणना में जाति संबंधित आंकड़ों को शामिल किया गया और इसका प्रकाशन किया गया, लेकिन 1941 में जाति आधारित डेटा एकत्रित किया गया, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया गया। इस समय जनगणना आयुक्त MW इट्स थे। फ्रेंड्स, जरा सा मैं बता दूं कि 1931 पे ये एडिशनल आपके लिए जानकारी होगी। 1931 के जनगणना के आधार पे ही आप 1979 में मंडल आयोग ने ये चूँकि जनगणना की लास्ट जो हमारे पास डेटा थी वो 1931 की थी, इसी डेटा के बेसिस पे मंडल आयोग ने ये तय किया कि 52% OBC की आबादी है और 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन की गई। इसी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 1990 में BP सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल आयोग की सिफारिश को माना और 27% OBC को आरक्षण दिया गया। फ्रेंड्स, चूँकि निबंध में भी महत्वपूर्ण होगा, 2006 में, जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं और फिर सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। 2006 में 2006 में मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 यानी कि प्रारंभ में 1990 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। 2006 में इसे स्कूल कॉलेजेस में भी आरक्षण दिया गया, जैसे कि IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इन सारे जगहों पे भी OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन ये जातिगत जनगणना का जो डेटा था, इसमें 1931 की ही डेटा का प्रयोग किया गया। इस बेसिस पे ही दिया गया। थोड़ी सी हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। जनगणना से आप क्या समझते हैं? थोड़ी सी मैं बता दूं कि किसी भी देश, जिसे आप समझें, किसी भी देश के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक डेटा को जनगणना के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, जिससे इसका विश्लेषण करने के पश्चात सरकार अपनी पॉलिसी, प्रोग्राम्स, स्कीम्स बना सकती है। यहाँ तक कि आरक्षण भी पर्टिकुलर किसी जाति जनजाति के लिए भी सुनिश्चित कर सकती है। इसलिए ये जो डेटा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जनगणना देश के नागरिकों के लिए सरकार के पास इसी डेटा के बेसिस पे ही सरकार उनके लिए अलग अलग स्कीम्स, प्रोग्राम्स लाती है। तो ये जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जैसा कि आपको मैं बता दूं कि थोड़ी सी और मैं इस चर्चा को बताऊं, 1900, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि 1941 में लास्ट जातिगत आधारित डेटा एकत्रित किया गया, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं हुआ। उस समय जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संबंधित विभिन्न प्रकार की मूवमेंट हो रही थी। यही कारण था कि बाद में देश 1947 में आज़ाद होने के बाद 1948 में 1948 ईस्वी में जनगणना अधिनियम लाया गया। इसी अधिनियम के बेसिस पे 1951 से 2011 तक, अब तक आज़ादी के बाद यदि बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, 7 बार जनगणना कराई गई और यदि प्रारंभ से इसे काउंट करें तो 2011 में ये 15वीं जनगणना थी। तो इस जनगणना तक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए तथा इसका प्रकाशन भी किया गया, लेकिन इसमें अन्य जातियों से संबंधित डेटा को शामिल नहीं किया गया। और जहाँ तक फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि 2021 की जनगणना जनवरी 2023 तक प्रारंभ नहीं हुई है। और थोड़ा सा हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि
जनगणना जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 246 में दिया गया है। और इस प्रकार से जनगणना जो है, इसमें जनगणना एक संघ का विषय है। इसे आप निश्चित तौर पे याद रखें कि जनगणना जो है सेंसस इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट, तो इसे आप याद रखें। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 में दिया गया है। आगे थोड़ी सी हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना 2023, तो सीधे टॉपिक पे आते हैं, जिसमें कि मैं बता दूं, बिहार में जातिगत जनगणना 2023 दो चरणों में संपादित हुई है। बिहार विधानमंडल ने इसे 2022 में पास किया है और जातिगत जनगणना जो प्रारंभ हुई है 2023 में प्रारंभ हुई है। तो इस प्रकार से आप याद रखें, ये दो चरणों में संपादित हो रही है। पहला चरण 7 जनवरी 2023 में पटना के बैंक रोड से शुरू हो चुकी है और दूसरा चरण 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो चरणों में संपादित होगी। पहला चरण 7 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुई है और दूसरा चरण 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगी। और सरकार ने इसे 30 मई तक जनगणना के कार्यों को पूरे करने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारी, जैसा कि मैं बता दूं फ्रेंड्स, राज्य सरकार के कर्मचारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, अधिकारियों से काम लिया जाएगा। साथ ही साथ जीविका दीदी, आंगनबाड़ी के वर्कर्स को भी इसमें काम में लगाया गया है। दूसरी बात बता दूं फ्रेंड्स कि प्रत्येक जिले का जिला अधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंसस के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंसस जो आती है, उसके लिए जो नोडल अथॉरिटी होती है होम अफेयर्स होती है, यानी कि गृह मंत्रालय होती है। बिहार में जातिगत जनगणना का जो नोडल अधिकारी होगा वो जिला अधिकारी होगा। इसे आप याद रखें, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, थोड़ी सी अब जनगणना के दो चरणों की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जनगणना दो चरणों में संपादित हो रही है। पहले चरण का जो लक्ष्य है, इसमें पहले चरण में घरों की गिनती होगी, परिवार के मुखिया एवं सदस्यों की गिनती होगी। प्रत्येक घर को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। एक घर में अलग अलग दो परिवारों को दो अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से पहले चरण का ये कार्य होगा, जिसमें कि प्रत्येक घर की गिनती होगी, उनकी मुखिया और उनके सदस्यों की गिनती होगी, प्रत्येक घर को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इसे आप याद रखें। दूसरे चरण का यदि बातचीत करें तो दूसरे चरण में जाति, उपजाति, धर्म के बारे में जानकारी ली जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि बिहार में जातिगत जनगणना में कुल 26 विषयों की जानकारी ली जाएगी। तो ये यहाँ पे याद रखें, जैसे कि सेंसस 2011 में कुल 29 सब्जेक्ट थे, इसी प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना में 26 सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ राज्य से बाहर रहने वाले लोगों की भी जानकारी ली जाएगी। थोड़ी सी फ्रेंड्स मैं बता दूं कि राज्य सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया है बिहार में जातिगत जनगणना को लेके। और इसमें थोड़ी सी मैं बात करूंगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे की चर्चा है करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनगणना जो है एक संघ का विषय है और इसी बेसिस पे इस बिहार सरकार के अगेंस्ट में, जनगणना के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी PIL फाइल की गई है। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। आगे थोड़ी सी मैं इस चर्चा को बढ़ाता हूँ। जनगणना, जातिगत जनगणना से संबंधित पूर्व में भी जनगणना कराई गई है। ये पहली जनगणना नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पहली जनगणना 2015 में कर्नाटका में सीतारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई, लेकिन इसके डेटा को पब्लिश नहीं किया गया। एक इम्पॉर्टेंट नोट जहाँ की आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इस कन्फ्यूजन को मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, तो यहाँ याद रखें कि केरला गवर्नमेंट ने इसे कास्ट सेंसस ना कहें, आप बिल्कुल ही ना करें, चूँकि इससे थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत है। ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है, जो कि 1968 में केरला गवर्नमेंट ने कराई। उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जो कि EMS नंबूदिरीपाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को 1968 में कराया और इसकी रिपोर्ट को गेजेटियर ऑफ केरला में 1971 में प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड, जैसा कि मैंने नोडल अधिकारी के बारे में चर्चा की, साथ ही साथ दो चरणों में जो जनगणना संपादित होगी उस पर हमारी चर्चा हुई। साथ ही साथ 26 सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया गया। दोनों चरणों में अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए, इन पर चर्चा हुई। अब हम देखते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट जो 10 प्रमुख बिंदु हैं, इसे आप ध्यान रखें और इसे बिल्कुल ही आप ना भूलें। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख लें।
सबसे पहले मकानों की गिनती होगी जो कि पहले चरण में है। सभी मकानों को एक यूनिक दिया जाएगा, एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ये भी पहले चरण में शामिल है। एक मकान में यदि 2 अलग अलग परिवार रहते हैं तो उनको भी अलग अलग नंबर होगा, ये भी पहले चरण में है। एक अपार्टमेंट के सभी फ्लैट का अलग अलग नंबर दिया जाएगा, ये भी फर्स्ट में है, तो इसे आप याद रखें। जाति गणना के फॉर्म पर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर होगा, ये भी प्रथम में दिया गया है। राज्य के बाहर नौकरी करने वाले परिवारों के सदस्यों की जानकारी देनी होगी, ये भी प्रथम में है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि जाति गणना में उपजाति की गिनती नहीं होगी। तो मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, इसमें धर्म जाति से संबंधित जानकारी ली जाएगी, उपजाति जो है इसकी गिनती नहीं की जाएगी। इसे आप याद रखें, थोड़ी सी पहले जो हमने कहा उसे करेक्शन कर लें। और आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी से परिवार की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी जुटाई जाएगी, इसे भी याद रखें, ये काफ़ी नोटेबल पॉइंट है। इसके पहले जैसे मैंने बताया जाति गणना में उपजाति की गिनती नहीं होगी, नोटेबल पॉइंट है जो कि आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और यदि मेंस में लिखे तो इसे अंडरलाइन करें। प्रखंड में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी जुटाई जाएगी, जैसे रेल लाइन, तालाब, स्कूल, डिस्पेंसरी आदि, इसे भी आप ध्यान रखें। गणना कार्य में लगाए गए कर्मियों के पास एक आई कार्ड होगा, इस पर जाति आधारित गणना 2022 लिखा होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, बिहार में जातिगत जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप डेफिनेटली याद रखें और इसके सारे तथ्यों को आप याद रखें। और जहाँ तक यदि आप बिहार में जातिगत जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आप जानना चाहते हैं तो इमीडिएट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या अन्य विषय पे भी यदि आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको निश्चित ही आंसर की जाएगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 68 पीपीएससी पीटी मेंस और निबंध के लिए भी, तो डेफिनेटली इसके एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करें और इसको मेमोराइज़ करें। निश्चित तौर पे आपको एक प्रश्न 68 में देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।